हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डीएनएस सेमेस्टर क्लासेस में। तो बच्चों, आज आपके सामने जो ये वीडियो जा रहा है ये हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है हमारे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। आई होप बच्चों आपका बीएससी थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम्स बढ़िया से बीते होंगे। डीएनएस के थ्रू आपके पास जो भी वीडियोस पहुंचे थे, चाहे वो वन शॉट वीडियोस थे, चाहे वो लेक्चर वीडियोस थे, चाहे आप हमारे जो हमारे पास यहाँ पे सेमेस्टर का जो पूरा कोर्स चलता है आप उसके भी अगर मेंबर थे, तो आई होप आप सभी के एग्जाम्स बहुत अच्छे से गए होंगे, क्योंकि डीएनएस जो भी वन शॉट वीडियो प्रोवाइड किए थे उसके अंदर से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में आए थे। इसी को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं हमारा बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का कोर्स। और इसके लिए जो आपके पास ये लेक्चर आ रहा है ये हमारा पहला फ्री यूट्यूब वीडियो है जो आप तक पहुंचा, ये सारे बच्चों तक पहुंचेगा। उसके बाद हमारा जल्द ही ये कोर्स भी स्टार्ट होने वाला है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन आगे के वीडियोस में या आने वाले टाइम में मैं भी आपको दूंगी। बस अभी स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि ये जो यूनिट फर्स्ट है हमारा फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए, तो इसमें बॉटनी के अंदर लेक्चर फर्स्ट के अंदर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो जो पहला टॉपिक बच्चों हमारा रहने वाला है ये है ओरिजिन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। यहाँ पे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट का ये पहला लेक्चर, जिसमें हम देखेंगे कि जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं वो कहाँ से ओरिजिन उनकी हुई है, उत्पत्ति कहाँ से हुई है, और डोमेस्टिकेशन क्या होता है। डोमेस्टिकेशन एज वेल एज ओरिजिन, ये क्रॉप प्लांट से रिलेटेड टर्म्स क्या हमें बताते हैं, ये हम लोग आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो बच्चों ये जो वीडियो आपके पास जा रहा है, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो यहाँ पे एंड तक जरूर देखिएगा और इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ शेयर करिएगा ये वीडियो आपके उन सारे फ्रेंड्स के साथ जो आप सभी के साथ इस बार बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम्स देने वाले, क्योंकि ये लेक्चर वीडियोस उनके लिए काफी यूजफुल रहने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए बच्चों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बच्चों यूनिट फर्स्ट का लेक्चर वन है ओरिजिन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। आइए इसको स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग देखते हैं डोमेस्टिकेशन क्या होता है। ठीक है, ओरिजिन पे भी बात हम आगे वीडियोस में करेंगे, तो ओरिजिन के साथ साथ सबसे पहले फोकस करते हैं डोमेस्टिकेशन क्या होता है क्रॉप प्लांट्स का। ओके, तो डोमेस्टिकेशन क्या है भाई, अगर कोई एक प्लांट है तो उसको हम डोमेस्टिकेटेड कब कहते हैं। डोमेस्टिक यानी कि होता है घरेलू, है ना, डोमेस्टिक मतलब यही होता है घरेलू। तो अगर एक प्लांट है तो उसको हम डोमेस्टिकेटेड कब बोलते हैं, जब प्लांट डोमेस्टिकेटेड तभी कहलाता है जब उसके बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम इस तरह से बदलते हैं और जब तक उसमें ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, जब तब हम लोग कहेंगे कि भाई वो प्लांट डोमेस्टिकेटेड हो गया। मतलब है कि अगर कोई प्लांट सपोज करो ग्रो कर रहा है, अब आपने क्या किया, आपके घर में जब वो ग्रो कर रहा है तो आपने उसकी छटाई कर दी, कुछ जगह से उस प्लांट्स को कट भी किया, रेगुलर पीरियड में आपने उसकी प्रूनिंग यानी कटाई छटाई जो होती है क्रॉप प्लांट्स की वो आपने की। अब यहाँ पे क्या पता कि टाइम पीरियड के टाइम पे उसमें फ्रूटिंग भी हो रही है, फ्लावरिंग भी हो रही है, उसको भी आपने कंट्रोल किया, भाई उसमें कितना फ्लावर हो, कितनी फ्रूटिंग हो, उस प्लांट की ग्रोथ कितनी हो, ये सब आप जब डिसाइड करते हैं तब वो क्रॉप प्लांट क्या कहलाता है, डोमेस्टिकेटेड कहलाता है, घरेलू कहलाता है। मतलब जब क्रॉप प्लांट के ऊपर किसका पूरी तरह से कंट्रोल हो जाए, एक ह्यूमन बीइंग का, एक इंसान का जब कंट्रोल क्रॉप प्लांट पे आ जाता है तब उसे हम डोमेस्टिकेटेड प्लांट कहते हैं। समझ में आई बात, यही सिंपल टर्म आपको समझना है कि जो प्लांट है उसको हम डोमेस्टिकेटेड तब कहेंगे जब उसके सारे कैरेक्टर्स जो है, नेटिव कैरेक्टर्स यानी कि जो प्लांट की जो खूबियां हैं, जो भी कैरेक्टर्स है उनके, चाहे वो उसकी हाइट है, चाहे वो उसकी विड्थ है, चाहे उसमें कब वो फ्लावरिंग हो रही है, चाहे उसमें कब फ्रूटिंग हो रही है, ये सब जब हम चेंज कर सकते हैं और वो एंड इट कैन नॉट ग्रो एंड रिप्रोड्यूस विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, मतलब उसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग बिना ह्यूमंस के इन्वॉल्वमेंट के हो ही नहीं पा रही है, तब उसे हम लोग कहेंगे डोमेस्टिकेशन, या उस प्लांट को हम कहेंगे डोमेस्टिकेटेड क्रॉप प्लांट। तो डोमेस्टिकेशन जो है ये एक रिजल्ट है डेवलपमेंट ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब आप बोलेंगे मैम आपने तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बताया था कि ये एक पार्टनरशिप होती है जहां पे दोनों को बेनिफिट होता है, तो ये भी एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहलाता है, जब एक प्लांट और ह्यूमन के बीच का ये इंटरेक्शन है। यहाँ पे जो ह्यूमन बीइंग है, जो इंसान है, वो प्लांट के सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, उसकी ग्रोथ किस तरह से होनी चाहिए, वो कब रिप्रोड्यूस करेगा, उसमें कब फ्लावरिंग होगी, कब फ्रूटिंग होगी, तो ये सब हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहलाता है प्लांट और ह्यूमन के बीच में। तो इसको हम एक तरह से कह सकते हैं को इवोल्यूशन चल रहा है। को का मतलब होता है साथ आना, जब साथ में दो चीजें साथ आगे बढ़ती है, और इवॉल्व यहाँ कौन सी दो चीजें साथ कर रही है, एक हमारा प्लांट है और दूसरा ह्यूमन बीइंग्स है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो प्लांट और ह्यूमन बिहेवियर है ये साथ ही साथ क्या हो रहा है, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहा है। और सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कहा जाए को इवोल्यूशन में, तो एक ह्यूमन जो है वो क्या करता है, किसी भी गिवन प्लांट को हार्वेस्ट करता है, यानी कि जब वो प्लांट ग्रो कर जाता है, वो पर्टिकुलर फ्रूट दे रहा है, सीड दे रहा है,
तब हमने उसकी कटाई कर दी, हार्वेस्टिंग कर दी जिसको हम लोग कहते हैं। तो हार्वेस्टिंग जो है हमारे ऊपर डिपेंड कर रही है, हम कब उसे करना चाह रहे हैं। जैसे कि लार्जेस्ट फ्रूट है, सीड्स का यूज करना हुआ, नेक्स्ट ईयर उसको किस तरह से इस्तेमाल करके उससे नेक्स्ट प्लांट लगाने, ये सभी को हम लोग कहते हैं बच्चों डोमेस्टिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट। अब बात करते हैं कि ये डोमेस्टिकेशन की शुरुआत हुई कब, कैसे हुई, ये भी चीजें देख लेते हैं। तो एग्रीकल्चर एंड मैन, एग्रीकल्चर यानी कि हम सब जानते हैं क्रॉप प्लांट्स को जब हम एक बड़े स्केल पर ग्रो करते हैं तो उसे हम एग्रीकल्चर कहते हैं। अब ये जो एग्रीकल्चर और मैन है ये आपस में रिलेटेड है क्योंकि उसी को हम डोमेस्टिकेशन कह रहे हैं, है ना। तो मैन का जो इंटरेस्ट है एग्रीकल्चर में ये करीब करीब माना जाता है 10,000 साल पहले शुरू हुआ, ठीक है, विद द ट्रांजिशन फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स। एक जगह प्लांट का इकट्ठा होना और साथ में उसका आगे चल के फिर ग्रो करना, ये चीज देखने को मिली थी। इसी प्रोसेस में बहुत सारे क्रॉप वेरिएबिलिटी गॉट जेनरेटेड, इसमें बहुत सारे क्रॉप वेरिएबिलिटी, अलग अलग वैरायटी के जो क्रॉप प्लांट्स है वो जेनरेट हुए नेचुरल मीन से भी। नेचुरल मीन्स यानी कि सपोज करो कोई सीड है, ठीक है, बीज है, वो किसी क्रॉप प्लांट का अपने आप बिना ह्यूमंस की मदद से अपने आप जब जमीन में गया, वो जब उसको सूटेबल सॉइल मिला, वाटर मिला, न्यूट्रिएंट्स मिले तो वो ग्रो कर गया एक क्रॉप प्लांट में। तो नेचुरल मीन से वो ग्रो किया एंड थ्रू बोथ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस सिलेक्शन। अब इसका चाहे आपने सिलेक्शन किया हो सीड का, चाहे वो बिना आपके जानकारी के वो सीड अपने आप सिलेक्ट होकर ग्रो किया, तो ये किसी भी तरीके से ये जो क्रॉप है इसमें वेरिएबिलिटी भी आती है, वेरिएशन आता है, चेंजेस आता है। तो मैन जो है यूज करता है ओनली अबाउट 5000 प्लांट स्पीशीज। सोच पा रहे हैं सिर्फ हम कितने प्लांट स्पीशीज का यूज कर पाते हैं? 5000 आपसे किसको पूछा है? जिससे हमारी खाने पीने की जरूरतें तो आपको बता दें कि ये भी एक रूल होता है कि ए का ये जस्ट देखिए ये बोला जा रहा है, ये जो नंबर है 5000 प्लांट्स का, ये छोटा फ्रैक्शन है, ये छोटा हिस्सा है पूरा जो क्रॉप पूरा या जो कह लो प्लांट्स हमारे वर्ल्ड में पाया जा रहा है उसका। क्रॉप प्लांट्स के लिए या सिंपली प्लांट्स के लिए गॉड टर्म का इस्तेमाल करते हैं जो, और ये है फ्लोरा। फ्लोरा यानी कि प्लांट्स, फौना यानी कि -50 भी है। कोई भी बच्चा अगर थोड़ा सी भी गलती करता है ना तो डेफिनेटली मानिए उसके ऐसे क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं, इस तरीके से रॉन्ग होते हैं कि डेफिनेटली वो गलत करके एग्जाम में चला आता है। लेकिन आप मुझसे जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे कोई गलत नहीं आएगा, ठीक है ना जी। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, काफी अच्छा लग रहा है। आपके मैसेजेस आ रहे हैं, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, मैसेज करिए, क्वेश्चन का आंसर का मैसेज करिए। आप क्वेश्चन को रोक लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए, खुद पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए और फिर आप देखिए कि मैंने इसको कैसे किया है, ठीक है ना। फॉर द मैट्रिक्स ए बराबर 2 - 1 लैम्डा 2 0 1 - 2 और 3 टू बी इनवर्टिबल द वैल्यू ऑफ लैम्डा। आप इनवर्टिबल का मतलब समय पे अगर देखा जाए इनवर्टिबल का मतलब होता है जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हमारी क्या होता है? डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 को इनवर्टिबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनवर्टिबल। इनवर्टिबल का दूसरा नाम होता है नॉन सिंगुलर। मैं कितनी बार बोल रहा हूं? अब यहाँ पे ओरिजिन जब एग्रीकल्चर की, यानी जब इंसान शुरू किए प्लांट्स को लगाने की, प्लांट्स को जमीन में लगाकर उससे प्रोडक्ट्स निकालने की, चाहे वो फ्लावर है, चाहे वो फूल है, चाहे वो सीड है, क्या बोलते हैं? जब प्लांट से निकला तो इसकी शुरुआत कहाँ से? नॉन सिंगुलर बोलते हैं इसको, कह सकते हैं कि इसको क्या बोलते हैं? नॉन सिंगुलर भी यहाँ पे बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, हाइपोथेसिस एक थ्योरी यहाँ इसका डिटरमिनेंट निकालिए। तो आपको फाइनली क्या करना है? डिटरमिनेंट हम 10 बार लिखेंगे नहीं, जो भी एग्रीकल्चर उसकी ओरिजिन कैसे मिलेगा, तो उसके लिए हाइपोथेसिस थी, इसका नाम था रबिश हीप हाइपोथेसिस। क्या नाम था इसका? रबिश हीप +1 हो जाएगा। ये कहता है कि जो अर्ली ह्यूमंस है वो गैदर किए होंगे और इकट्ठा किए होंगे किस चीज को? प्लस क्या न्यूट्रिशियस रूट को, 1 जड़ें। आपको मिलेगा। आप सोचोगे जड़ों को कब से हम खाने लगे भाई? हम खाते हैं, आपको क्या मिलेगा? बहुत सारे जड़ें जो खाते हैं, लैम्डा और क्या मिलेगा? -2। जैसे कि आप यहाँ पे कंज्यूम करते हैं गाजर, है ना, तो जो कैरेट है वो एक क्या है? रूट ही तो है। यहाँ से प्लस का 3 आप कंज्यूम करते हैं, वहां से इसके अलावा शलजम ये भी एक रूट है, -2 नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ से देखिए तो 12 टर्निप हो गया तो यहाँ और लैम्डा साथ में कैरेट हो गया, ठीक। यहाँ उसके से अलावा 10 प्लस लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 उधर ये लेके देखो जाएंगे, टर्निप मूली हो गया। नॉट इक्वल उसके टू अलावा आप -10। देखेंगे चुकंदर जो इसका होता मतलब है, जो बीटरूट, लैम्डा जो है वो क्या नहीं आना चाहिए? आर में से -10 को हटा दीजिएगा, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू -10 नहीं हो सकता है। लैम्डा की वैल्यू -10, अब इसमें -10 टर्निप, या फिर 10 बीटरूट, ये अगर सारे लिखा अलग होता वैरायटी के और जाके शलजम वहां पे होते टिक नहीं लगा, कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, ये सब क्या है? ये सब मॉडिफाइड इसका रूट है। मतलब ये इन हुआ सारे रूट्स कि को हम खाते हैं। आपने जो यहाँ पे लिखा है, आपने जड़े खा लिखा रहे हैं, है न्यूट्रिशियस कि रूट, रियल ऐसे रूट मतलब जिनमें लैम्डा
जो होगा वो बिलोंग करेगा पूरा रियल नंबर में से आप -10 को हटा दीजिए, बहुत सारी ठीक है ना? बीजें खाते हैं, यही वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बोला है फूड द वैल्यू ऑफ लेफ्ट अर्ली ह्यूमंस जो थे वो अलग पूरा अलग रियल टाइप नंबर के तो हो ही सकता प्लांट्स है की ना, जड़ों को तो इकट्ठा पूरा करते रियल थे, नंबर रहेगा, सीड्स बस को भी -10 इकट्ठा नहीं करते थे रहेगा, अपनी काम खत्म खाने वहां की से, क्लियर है जरूरतों ना को जी? पूरा करने के कोई लिए। समस्या, ऐसे कोई प्लांट्स ऐसी जो बात है जो ये आपको समझ कॉलोनाइज में कर नहीं गए, आई है, यानी कि मुझे उनको बताइए, ग्रो कर ठीक है गए ना? एक ही आगे जगह पे, बढ़िए। तो ए कॉलोनाइज इनवर्स करना आपका मतलब दिया एक है जगह जो इकट्ठा मैट्रिक्स आपके होके ध्यान ग्रो से करने देखिएगा, लगे। अब ये ए इसी के इनवर्स दिया साथ साथ हुआ है, दे वर क्या रिच दिया हुआ है? विद ये द ए इनवर्स दिया डिस्कार्डेड हुआ है, रूबिश। ठीक है ना? इसके तो साथ आपको अगर देखा ए गया के तो बारे में इसके पूछा, अंदर ये बहुत बताइए सारे क्या होगा, रूबिश जल्दी से वगैरह भी सोचिए क्या पाए होगा। जा रहे थे। मैंने ये अभी जो आपको नेचुरल बताया होगा, प्रोसेस है आपको ये मैं बता ऑब्वियसली दूं, बेस्ड है किस अब चीज आप पे, ऑप्शन पे मैन आइए, जब छोड़िए जाना यहाँ उसको, पे कि छोड़िए फूड की ऐसा गैदरिंग कौन सा इसमें एक्टिविटीज और मैट्रिक्स इसको है जिसका सिलेक्ट इन्वर्स किया, करने पे तो ऐसे ही प्लांट्स को जिसका सिलेक्ट इन्वर्स किया करने जो पे ये बहुत ज्यादा आएगा, अगर यूजफुल ये है, वाला ऑप्शन ठीक है, होगा एंड तो इसका सिलेक्शन ऑफ इन्वर्स ओनली करने पे दोज ये यूजफुल आएगा, श्योर है, प्लांट्स ठीक है which ना? he और found अगर ये most वाला ऑप्शन suitable होगा तो in इसका tune with इन्वर्स करने local पे ये habitat। आएगा, ठीक है यानी ना? कि ध्यान से ऐसे देखिएगा, ऐसे अगर प्लांट्स आप को इसको अर्ली लेते हैं, ह्यूमन ने ये मान लीजिए पहले के मैट्रिक्स टाइम पे ए जो है तो इसका इंसान थे इन्वर्स अगर उन्होंने आप ऐसे ही निकालेंगे प्लांट्स को ग्रो तो 7 कराया को बाहर करिए, जिन्होंने 7 देखा छोड़िए, कि ठीक है ना? ऐसे तो प्लांट्स जो इन्वर्स कि का रूल बड़े क्या होता है? आसानी इन्वर्स से का ग्रो रूल कर जैसे रहे मान हैं लीजिए और ए वाला ऐसी 2, जगह ये पे 2 आसानी क्रॉस से 2 ग्रो पर ही कर रहे रूल हैं जिस लगेगा, जगह पर इसलिए मैं वो देखिए मेंशन कर आसानी दिया से हूँ आगे बढ़ ए सकते हैं, बी उनकी सी ग्रोथ और डी ज्यादा है, हो बस इसी पर सकती रूल है। लगता है। अब जैसे अगर इसका हम जो बात ए करें इन्वर्स कुछ होता प्लांट्स है हैं जो कि वो होता है अपने क्या, सीजन ए के लिए या ये अपने दोनों ए एरिया के लिए इंटरचेंज हो जाने जाते जाएंगे, हैं। अब तो हम आप बोल दें ए कि के भाई जगह यूपी पे में एप्पल हो डी रहा है तो और डी खुश की जगह वाली पे बात क्या हो जाएगी। लिखेंगे, क्यों? मतलब क्योंकि ए के हम जगह पे जानते क्या हैं कि जो लिखेंगे, डी एप्पल है यानी लिखेंगे, कि जो और कुछ डी की ऐसे जगह पे फ्रूट्स क्या हैं जो कि लिखेंगे, एक ए पर्टिकुलर लिखेंगे। एरिया को और या यहाँ जब पर्टिकुलर दोनों स्टेट को में ही बस पाया साइन जाता है। अब चेंज मैं कर बोलूँ देना कि है, एप्पल ये ग्रो कर दोनों रहा है खुद नहीं कश्मीर चेंज में, होगा, तो साइन आप चेंज मान होगा, लेंगे। क्यों? अपॉन क्योंकि मिलेगा भाई वो जो डिटरमिनेंट ऑफ प्लांट है वो ए उस डी एरिया के माइनस लिए का अपने बी आप सी, को बस ये ढाल लिखते हैं, चुका ठीक है है, ना? उसी तो जगह को अगर आप ज्यादा पाया ध्यान से जाता है। देखेंगे तो ह्यूमंस तो ने भी ऐसे ही किया, इसमें उन्होंने अगर भी उन आपने प्लांट्स को देखा ज्यादा लगाया जो कि कि ए उस इनवर्स एरिया के लिए निकालना है सूटेबल माने जाते तो हैं, यहाँ क्या ठीक है, है। 2 रूबिश और और 2 है, ही तो डायगोनल हाइपोथेसिस में फॉर 2 द होना चाहिए। ओरिजिन ऑफ तो भाई एग्रीकल्चर, जो भी मैट्रिक्स है सबके इसी डायगोनल में हाइपोथेसिस 2 का 2 नाम है, रबिश ही क्योंकि चेंज करेंगे हाइपोथेसिस तब भी पढ़ा, वही आएगा, ठीक है। समझ रहे हैं कि और नहीं? उसके क्लियर है यहाँ ना? पे ये क्लियर है बताता कि है कि नहीं है? किस तरह से बोलो एग्रीकल्चर जल्दी की से, ओरिजिन या हुई। फिर तो ऐसे इनका सोचो ना पूरा कि ए हाइपोथेसिस क्या इनवर्स कहता का है? इनवर्स यह क्या होता हाइपोथेसिस है, कहता है ए कि ही होता है, ए ह्यूमंस इनवर्स ने का उन इनवर्स क्या होता प्लांट्स है, ए को ही होता है। उगाया, ग्रो इसी रूल कराया, से कर लो, छोड़ो ऐसे ऑप्शन, प्लांट्स छोड़ को दो जो उनको ऑप्शन को, लगा छोड़ो कि इस पे भाई आ वो जाओ। प्लांट तो उस इसका एरिया इसका के लिए खुद ज्यादा एक बार सूटेबल और है, इनवर्स बड़े निकालो, तो आसानी जब से उस इसका एक जगह बार पे ग्रो और कर इनवर्स सकता है और निकालोगे उसमें न्यूट्रिएंट्स ए भी आ ज्यादा जाएगा है। और वही तो आपको ऐसे बताना है कि प्लांट्स ये को क्या उन्होंने होगा। ज्यादा ग्रो तो किया। देखिए तो इसका इससे इनवर्स माना अगर गया हमको कि निकालना है एग्रीकल्चर की तो 1/7 शुरुआत इन को चीजों छोड़ से दो, हुई क्योंकि होगी। 1/7 तो उसके कांस्टेंट बाद है, आया इसका डार्विन्स इनवर्स थ्योरी ऑफ करोगे कर ओरिजिन दो, ऑफ स्पीशीज। तो ये भाई क्या जब होगा 2, डार्विन का नाम और ये आता है 2 तो हमें इंटरचेंज हो गया, दिमाग में इनका आता है साइन कि चेंज होगा तो बहुत सारी -3 तो चीजों 3 पे होगा, इन्होंने वर्क 1 किया है था, तो जैसे -1 नेचुरल होगा, सिलेक्शन और इनका इन्होंने बताया डिटरमिनेंट डार्विन लिखेंगे ने। तो कितना अब लिखेंगे, डार्विन जो थे आप डिटरमिनेंट इन्होंने लिखेंगे तो नेचुरल कितना, सिलेक्शन 2 में क्या 3 बताया? 4 क्या और होता है प्लस कितना नेचुरल लिखेंगे, सिलेक्शन? 3 लिखेंगे। तो नेचुरल फाइनली अगर आप ध्यान से सिलेक्शन देखेंगे, ठीक है ना, ये कुछ इन्होंने गड़बड़ है बोला क्या? भाई, और अल्टीमेटली तो देखिएगा गड़बड़ ये यहाँ है भी यही कह कि रहे हैं ये 1/7 नेचुरल का भी सिलेक्शन, इनवर्स होगा, यानी कि तो ये ऐसे 7 ऊपर चला प्लांट्स जो जाएगा, तो अपने 7 आप ऊपर को चला उस जाएगा, एनवायरमेंट और में यहाँ से ढाल मिलेगा 2 सकते हैं, किसी भी -1 एनवायरमेंट में 3 जहां वो और ग्रो 2 हो करना है, जाएगा, अगर 4 वो उस 3 जगह 7 पे 7 अपने से आप को 7 ढाल कट सकते हैं जाएगा, तो वहां तो पे फाइनली जो वो आपका आंसर जल्दी देगा जल्दी 2 ग्रो - करेंगे, 1 3 उनकी और ग्रोथ 2 ज्यादा देगा। देखने तो को आप मिलेगी। इसका इनवर्स वही ऐसे निकालेंगे, प्लांट्स ये अगर ऑप्शन आप है देख आपका लें 2 जो कि 2 अच्छे से अपने आप को -1 उस और 3 जगह आपका पे देखिए ढाल नहीं सेकंड वाला पाते, तो ऑप्शन उनकी आपका ग्रोथ अपने आप कम बिल्कुल हो सही जाती है, आंसर है। उतना समझ में आया कि तेजी नहीं से आया? रिप्रोड्यूस नहीं जल्दी कर से मुझे पाते, बताइए, उनकी अगर प्लांट आप की बताते हैं तो पॉपुलेशन डेफिनेटली इंक्रीज कर आपको पाती है। क्लियर हो जाएगा। तो भाई ये ए चीज इनवर्स हमें सब देखने को निकालना है ना, मिलती है, ये और ए है इसी उसका थ्योरी को इनवर्स नेचुरल निकालना है, तो सिलेक्शन सबका थ्योरी कहा इनवर्स जाता है, निकालेंगे जो तो किसने 1/7 का दी? इनवर्स क्या होता डार्विन है? ने दी थी। 1/7 इनके का तो थ्योरी भाई को करेंगे कहा तो जाता है 7 ऊपर ओरिजिन चला ऑफ जाएगा ना, तो स्पीशीज। ये 7 हो बताती है कि जाएगा, भाई 1/7 का
स्पीशीज जो है, प्लांट की स्पीशीज जो है उसकी ओरिजिन कैसे हुई। समझ में जैसे आया? ये वाली जो हाइपोथेसिस ये वर्क करती है कि एग्रीकल्चर कहाँ से ओरिजिन हुआ, और ये बोलते हैं कि कोई भी प्लांट की स्पीशीज है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसकी ओरिजिन ध्यान से देखिएगा, x की पावर y बराबर क्या लिखा है, 1 लिखा है, उसको सीधे तो चार्ल्स डार्विन पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने यहाँ पे बताया कि सारे ऑर्गेनिजम्स एक जगह से आते हैं, तो आप फ्रॉम अर्लियर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। अब जैसे कि सपोज करो एक कोई ऑर्गेनिज्म है क्या लिखेंगे, अब ये जो है e की पावर y, क्लियर है ना जी। ये जब अलग अलग जगह गया होगा ये मैसेज तो कर नहीं रहे हो, या इसी से ये जब रिप्रोड्यूस किया होगा तो इससे ऑर्गेनिज्म बी भी बना होगा, ठीक है, इससे ऑर्गेनिज्म सी भी बना होगा, डी भी बना होगा और ई भी बना और यहाँ से अब इससे हमें समझ में आ रहा है कि भाई एक ऑर्गेनिज्म ए है और जिससे इतने सारे ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं। अब यही इनकी थ्योरी में भी है, इन्होंने कहा कि जो ऑर्गेनिजम्स है वो अर्ली फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म से बने और मॉडिफाई हुए हैं जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ है। अच्छा इवोल्यूशन क्या होता है भाई, इवोल्यूशन यानी परिवर्तन, चेंज, इवोल्यूशन यानी कि चेंज। तो हम अब क्या ये करते चेंज हैं, क्या, हमको लिखना है इस चेंज को हम कहेंगे कि जैसे कि आज है तो आज मैं जैसे बराबर क्लास ले, माइनस e की ठीक है, पावर y अब लिखेंगे कि नहीं, क्लास है आप सपोज इससे करो डिवाइड 8 कर बजे दीजिए शुरू तो की, dx जो ठीक है। होगा क्या अब मिलेगा, ये जो क्लास है ये मैं जब नेक्स्ट टाइम आपका फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए मैं क्लास लूं तो ये मैं 9 बजे शुरू करूं, तो क्या मैं इसे इवोल्यूशन कहूंगी, क्या मैं बोलूंगी कि मैंने अपना जो मुझे टाइम पीरियड में जब मुझे क्लास लेनी थी अगर मैंने वो समय ही बदल दिया तो क्या इसे चेंज को इसे इवोल्यूशन कहेंगे, और माइनस 1 भी आपका
इवोल्यूशन ऐसे बदलाव को हम कहते हैं जो बदलाव हजारों साल आंसर आपके सामने आ रहे हैं। समझ में आया? और ये कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? एक बार अगर ये बदलाव किसी भी स्पीशीज में आ गया, समझ में आया मेरी बात? कितने लोग ऐसे हैं जिनको मेरी बातें समझ? उससे आने वाले आगे के जितने ऑर्गेनिज्म होंगे उन सभी सर आवाज नहीं आ रही है, तो सर वॉइस नहीं आ रहा है कि बहुत वॉइस में लंबे समय पे आया गया ऐसा चेंज है जो कि कभी बदलता नहीं है। ठीक है, तो इसको कहा गया। तो इन्होंने बोला कि भाई जैसे जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है जब ये इवॉल्व करता है, जब ये चेंज होता है, तो तब माना गया कि भाई ये ऑर्गेनिज्म जो ए है ये अपने आप को चेंज किया होगा और अलग अलग जगह जब पहुंचा होगा तो ये कभी बी ऑर्गेनिज्म बना होगा, किसी जगह पे गया होगा तो सी बना होगा, फिर कहीं गया होगा तो डी और कहीं गया होगा तो ई बना होगा। नो क्वेश्चन बिना आवाज के सॉल्व हो गया कि ओरिजिन जो है स्पीशीज की वो एक जगह से होती है और ये जब डाइवर्सिफाई करते हैं, अलग अलग जगह पहुंचते हैं तो उससे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, क्योंकि इवोल्यूशन इनमें होता है, एक बदलाव आता है जो कि हजारों साल पे आता है। ठीक है, तो जो सिमिलर ऑर्गेनिज्म है माना जाता, मान लो जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, इसमें सी और डी आपस में कुछ किसी मामले में कुछ मामलों में एक जैसे हैं। वही अगर मैं कहूँ बी और ई जो है ये कुछ मामले में एक जैसे हैं। मान लिया हमने कि प्लांट की स्पीशीज है तो हमने मान लिया कि सी और डी के जो फ्लावर्स हैं इन दोनों में 5 पेटल्स हैं और इनमें हमने बी और ई में मान लिया कि इसमें जो एंड्रोइशियम है यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, उनमें इन दोनों का नंबर दोनों फ्लावर्स में सेम है, इसमें भी 10 है इसमें भी 10 है। ठीक है, तो ऐसे में हमें देखने को मिला कि इनमें और इनमें सिमिलैरिटी मिली और इसमें सिमिलैरिटी मिली। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, अगर ये दोनों सिमिलर है इसका मतलब है कि इनकी ओरिजिन एक ही जगह से हुई है और वो दिख भी रहा है हमें डायग्राम में। तो ये चीज इन्होंने कहा कि अगर सिमिलर ऑर्गेनिज्म है तो वो एक कॉमन पूर्वज से, एक कॉमन एंसेस्टर से आए होंगे और इनमें इवोल्यूशन हुआ होगा जिसकी वजह से अलग अलग ऑर्गेनिज्म आगे चल के बने होंगे। ये चार्ल्स डार्विन ने कहा था। इसी चीज को अगर हम प्लांट के रिस्पेक्ट में देखें तो यहाँ पे भी यही चीज हो रही है। अगर प्लांट ए है तो उसमें कुछ बदलाव आया होगा जिसकी वजह से वो अलग अलग प्लांट्स बना होगा अलग अलग जगह पर और उनमें इवोल्यूशन या चेंज आया होगा। यही चीज चार्ल्स डार्विन ने कही थी अपने थ्योरी में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि बताता है यहाँ पे कोर्स ऑफ इवोल्यूशन को, वो क्या है, वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म एंड नेचुरल सिलेक्शन। अगर हम माने कि इवोल्यूशन कैसे आया, बदलाव कैसे आया है, तो ये हम बात सकते हैं वेरिएशन से। वेरिएशन से इवोल्यूशन मतलब बदलाव, और बदलाव तभी आता है जब अपना ऑर्गेनिज्म जो है अपने आप को वो ढालता है या अपने अंदर वो किसी न किसी तरीके से अपने आप को बदलता है। क्यों? क्योंकि उसके अगल बगल का जो इन्वायरमेंट है वो बदल रहा है। अब जैसे अगर हम बात करें तो पहले के टाइम पे आप अपने सुनेंगे फादर मदर से, तो वो कहते थे भाई कि जनवरी में बड़ी कड़ाके की ठंडी पड़ती थी, फेब तक भी ठंडी पड़ती थी, कहीं मार्च आता था तो ठंडी जाती थी। अब हम कह देंगे कि आज के टाइम की अगर बात करें तो ऐसा है क्या? नहीं, जनवरी में ठंडी पड़ जाए ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो चेंज आया है, इन्वायरमेंट में चेंज आया है। कहाँ पहले मार्च तक ठंडी पड़ रही थी, अब जनवरी तक भी ठंडी पूरी नहीं पड़ती है। तो इस बदलाव के साथ में हमने भी अपने आप को बदला है ना। इसमें हम लोग भी क्या करते हैं, अपने आप को मान चुके हैं कि हाँ भाई ये चेंज होता है और उस हिसाब से फिर हम लोग क्या करते हैं, जनवरी तक बहुत मोटा मोटा जैकेट पहन लिया, बस बहुत है, फिर फरवरी मार्च से तो भूल जाते हैं जैकेट। हाँ, हाफ स्वेटर वगैरह थोड़ा बहुत पहना है कुछ टाइम के लिए तो ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ कि जब बाहर का एनवायरनमेंट बदला तो हमने भी अपने आप को बदला। बिल्कुल उसी तरह अगर इवोल्यूशन हो रहा है, बहुत बड़ा बदलाव आता है किसी प्लांट में, तो वो 2 वजह से आता है। एक तो उसमें जब वेरिएशन होता है और दूसरा जब उसमें नेचुरल सिलेक्शन आता है। नेचुरल सिलेक्शन मैं बता चुकी हूँ। नेचुरल सिलेक्शन क्या कहता है कि एक वेल अडेप्टेड ऑर्गेनिज्म, जो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा प्लांट जो अपने आप को ढाल चुका है उस एनवायरमेंट में, वो ज्यादा प्रोपेगेट करेगा, वो ज्यादा रिप्रोड्यूस करेगा, उसकी पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगी। वेयर एज जो लेस अडेप्टेड है, जिसने अपने आप को उतनी अच्छी तरह से, उस प्लांट ने अपने आप को नहीं डाला उस एनवायरमेंट में, तो वो क्या करेगा, वो कम ग्रो करेगा, उसके ऑफस्प्रिंग्स जो है यहाँ पे ये रिप्रोड्यूस कम करेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, पॉपुलेशन किसकी बढ़ेगी अल्टीमेटली, जिसने अपने आप को, नेचर ने जिसको सिलेक्ट किया। अब नेचर ने प्लांट ए को सिलेक्ट किया तो वो ज्यादा प्रोपेगेट करेगा, इस बी प्लांट को नहीं सिलेक्ट किया तो ये कम प्रोपेगेट करेगा। तो किसमें इवोल्यूशन आएगा, प्लांट ए में आएगा। ठीक है, तो इवोल्यूशन के लिए वेरिएशन और नेचुरल सिलेक्शन जरूरी है, ये कहा था चार्ल्स डार्विन। क्लियर है बच्चों, किस तरह से अलग अलग थ्योरी दी गई ये बताने के लिए कि किस तरह का प्लांट है जो कहां से ओरिजिन हुआ, डोमेस्टिकेशन क्या होता है, प्लांट्स की ओरिजिन कहां से हुई और कैसे हुई। ठीक है, अब आता है स्टेजेस ऑफ क्रॉप डोमेस्टिकेशन। अब जब हम वर्ड क्रॉप यूज करते हैं तो इसका बात समझेंगे। प्लांट में और क्रॉप में एक अंतर है बच्चों।
क्रॉप हम प्लांट को कब कहते हैं? कोई एक प्लांट है, उसको जब हम बहुत ज्यादा नंबर में और बहुत बड़े एरिया में ग्रो कराते हैं तब हम उसको क्रॉप बोलते हैं। लेकिन अगर वही प्लांट एक है नंबर में, या दो है, या तीन है, या चार है, आपके गार्डन एरिया में या आपने घर में जो पॉट वगैरह है उसमें अगर एक दो प्लांट लगे, आप उसको सिर्फ प्लांट कहेंगे, आप उसको क्रॉप नहीं कहेंगे। तो जब प्लांट्स बहुत बड़े स्केल पर ज्यादा अमाउंट में ग्रो कराए जाते हैं तब उसको हम क्रॉप कहते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि क्रॉप डोमेस्टिकेशन के क्या क्या स्टेजेस थे जो देखने को मिले, किस किस स्टेज में आगे चल के देखने को मिला कि ह्यूमंस ने क्रॉप को डोमेस्टिकेट किया, यानी जो जितनी फसल होती है उसको डोमेस्टिकेट किया, उसको अपने हिसाब से चेंज करके अपने एरिया में ग्रो कराया। इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉप डोमेस्टिकेशन। तो इसके स्टेजेस देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं, द प्री अडेप्टेड वाइल्ड प्लांट्स। अब ये जंगली प्लांट्स की बात हो रही है ना? ऐसा नहीं है कि हर प्लांट अपने आप, जैसे कि अगर हम बात करें गोभी की, ठीक है, तो जो फूल गोभी होती है, पत्ता गोभी होती है, वो अपने आप हमारे एरिया में नहीं ग्रो की है। सबसे पहले ये प्लांट्स जंगली हुआ करते थे, ठीक है। ये प्लांट्स बहुत ज्यादा वाइल्ड हुआ करते थे, जिसमें बहुत ज्यादा ना तो न्यूट्रिएंट्स होते थे ना कुछ होता था, इनका उबड़ खाबड़ सा स्ट्रक्चर होता था और ये बड़े बड़े जंगलों में पाए जाते थे। तो शुरुआत में सबसे पहले देखने को मिला कि हर एक क्रॉप प्लांट जो आज हम खाते हैं वो एक समय पर जंगली थी, वाइल्ड प्लांट्स थे, ठीक है। तो ये पहली स्टेज है क्रॉप डोमेस्टिकेशन की। तो जो प्री अडेप्टेड वाइल्ड प्लांट्स थे, जंगली प्लांट्स थे, जिनके अंदर वीडी टेंडेंसी थी। वीडी टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? घास वाली टेंडेंसी। वीड्स यानी कि घास होते हैं, है ना, ऐसे घास जो कि हमारे किसी काम के नहीं है। कुछ घास ऐसे भी होते हैं जो यूजफुल है, जैसे कि बथुआ है, वो भी एक घास है। बात समझ रहे हैं? बथुआ जो है ये घास है, कभी इसको लगाया नहीं जाता है, ये अपने आप ग्रो करता है। जो प्लांट अपने आप ग्रो करते हैं बिना लगाने के, बिना सीड्स के, उनको हम वीड कहते हैं, घास बोलते हैं। तो शुरुआत में देखने को मिला कि हर एक प्लांट जो होते हैं वो वाइल्ड प्लांट्स थे, जिनके अंदर वीडी टेंडेंसीज थी, जो घास जैसे होते थे, मतलब जिनमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते थे और बड़ी जल्दी ग्रो करते थे, एंड लार्ज रिजर्व्स ऑफ फूड। लेकिन एक चीज इनमें थी कि इनके अंदर फूड ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में था, तभी तो हमने इन जंगली प्लांट्स को क्या किया? डोमेस्टिकेट किया, अपने आसपास ग्रो कराया, अपने अकॉर्डिंग इनकी ग्रोथ डिसाइड की, अपने अकॉर्डिंग हमने देखा कि कब ये फ्लावरिंग करेंगे, कब ये फ्रूटिंग करेंगे, तभी इनका हुलिया बदला, तभी इनका स्ट्रक्चर बदला। और मेन इसीलिए हमने इनको ग्रो कराया क्योंकि इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स भर भर के थे। तो वही चीज है कि इनके पास लार्ज रिजर्व ऑफ फूड। ये क्या किए गए? इनको शुरू किया गया कॉलोनाइज करना, ओपन ग्राउंड में, खुले मैदान में इनको ग्रो कराया गया, जब जहां पे इंसानों का घर होता था उसके आगे, ठीक है। तो ये सबसे पहला स्टेप था, जंगली प्लांट्स को डोमेस्टिकेट करना, इंसानों के घर के आगे ग्रो कराना, ये पहला स्टेप था। इससे क्रॉप का डोमेस्टिकेशन यहीं से शुरू हुआ, ठीक है। तो प्रोबेबली जो सीड्स है इनको क्या किया होगा? ये माना गया होगा कि भाई सपोज करो कोई ह्यूमन है, कोई इंसान है, वो अचानक से सीड लेकर आ रहा था, एक्सीडेंटली किसी न किसी तरीके से, जानबूझ के नहीं, अनजाने में ये सीड कभी न कभी जमीन में गिरे होंगे और इनसे प्लांट उगा होगा। तो ये माना गया। तो प्रोबेबली सीड्स वर ड्रॉप्ड एक्सीडेंटली नियर द हाउस फ्रॉम द नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट से जहां पे वो ओरिजिनली वो पाए जाते थे, वहां से उनकी सीड यहाँ पे आके किसी न किसी रीजन से गिरी होगी, जिसकी वजह से ये हुआ होगा कि जो ये जंगली प्लांट्स थे ये डोमेस्टिकेट होना शुरू किए, इंसानों के घर के आसपास ग्रो करना शुरू किए। अब आती है इसके बाद सेकेंड स्टेज। अभी सेकेंड स्टेज में क्या हुआ भाई? अभी सेकेंड स्टेज में देखने को मिला कि सीड्स वर रेगुलरली हार्वेस्टेड एज फूड, ठीक है, फ्रॉम द ओपन ग्राउंड। अब इन सीड्स को क्या किया जाता? जब हार्वेस्टिंग हो जाती थी तो सीड्स को निकाला जाता था और सीड्स को बचा के रखा जाता था, ताकि उसको नेक्स्ट सीजन में जब उस प्लांट का वापस से सीजन आए तो उसको हम वापस से लगा सके, ठीक है। तो ये चीज देखने को मिली। तो सीड्स वर रेगुलरली हार्वेस्टेड एज फूड, ठीक, फॉर द ओपन ग्राउंड मैन हाउस, जो भी इंसानों का घर था उसके आगे इनको ग्रो कराया गया, और साथ ही साथ इनको अगल बगल इनके बाउंड्री बनाई गई। इस बाउंड्री से क्या हुआ? ये प्रोटेक्टेड रहे, एक जगह पे ग्रो किए, एंड फेंस टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डोमेस्टिकेटेड कैटल। तो इनको जो भी गाय भैंस है, जो भी एनिमल्स हैं, उनसे बचाना भी तो जरूरी है, क्योंकि अगर यही क्रॉप प्लांट्स को खा जाएंगे तो इंसानों के लिए क्या बचेगा। तो इसीलिए अगल बगल फेंसिंग करना जरूरी हो गया, बाउंड्री क्रिएट करना जरूरी हो गया, जहां भी क्रॉप प्लांट्स लगे थे। अब इस स्टेज पे मैन ऑल्सो सिलेक्ट म्यूटेंट्स फॉर इंक्रीज यील्ड, पैलेटेबिलिटी एंड अदर डिजायरेबल ट्रेट। अब इसी पॉइंट पे सेकंड स्टेज में इंसान ये भी डिसाइड करना शुरू कर दिए कि किस तरह की वैरायटी का इस्तेमाल किया जाए जिससे हमें ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिले, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेज बता रहा है कि कैसे डोमेस्टिकेशन की तरफ इंसान बढ़े, क्रॉप प्लांट्स को कैसे इन्होंने डोमेस्टिकेट किया। थर्ड स्टेज में क्या हुआ? मैन लर्न सोइंग ऑफ सीड। अब इस स्टेज में क्या हो गया? इंसान सीख चुके थे इस स्टेज में कि कैसे बीज को मिट्टी में लगाया जाता है,
सोइंग ऑफ सीड्स एट द राइट टाइम। अब ये भी इनको पता चल गया कि इनका सही समय कब है, कब हम सीड्स को लगा सकते हैं। तो ये इन्होंने शुरू किया विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट्स फॉर रिक्वायर्ड हस्बेंड्री अप टू हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो इस तरह से पालन पोषण करना प्लांट्स का, कब उनकी कटाई करना, छटाई करना, ये सब इन्होंने डिसाइड किया। और ये भी पता किया कि कब वो सही समय आता है जिस समय प्लांट को लगाना चाहिए। तो ये 3 स्टेज थे, इन 3 स्टेज से ये हुआ कि आखिरी स्टेज में पहुंचे और फिर ये पता चल गया कि भाई क्रॉप का डोमेस्टिकेशन हो गया। तो ऐसे शुरुआत हुई, कैसे क्रॉप प्लांट्स को जंगल से ले आकर जो भी इंसान है उनके घर के आगे लगाना शुरू किया गया। ठीक है, तो ये है। फिर आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट साइंटिस्ट, इन्होंने भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया और बताया कुछ तो यहाँ पे क्रॉप प्लांट्स के डोमेस्टिकेशन के बारे में। और ये तीसरे साइंटिस्ट है हमारे पास अल्फांसो डी कंडोले। ठीक है, ये स्विस बॉटनिस्ट थे और फेमस बॉटनिस्ट के बेटे थे ऑगस्टिन डी कंडोले के। ठीक है, ये पेरिस में जन्मे थे और इनके जो फादर का बॉटनिक गार्डन था वहां पे इन्होंने काफी ज्यादा काम किया था और उनको ही पूरी तरह से अपने अंदर रख लिया था, इस गार्डन के ऊपर काफी काम किया था। ठीक है, अब राइट अ मैसिव टोम ऑफ प्लांट ज्योग्राफी दैट अज्यूम द डेरिवेशन ऑफ ईच स्पीशीज फ्रॉम अ स्पेशली क्रिएटेड इंडिविजुअल। अल्फांसो डी कंडोले ने क्या किया यहाँ पे वॉज अमंग द फर्स्ट, ये सबसे पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया टू इंडिकेट ओरिजिन्स वेयर प्लांट डोमेस्टिकेशन में हैव टेकन प्लेस। इन्होंने बताया कि ऐसी कुछ जगह है पूरे कंट्री में जहां पे प्लांट्स की ओरिजिन की शुरुआत हुई। ठीक है, और इनमें इन्होंने कौन कौन सी जगह का नाम लिया? इन्होंने बोला डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ चाइना से, साउथ वेस्ट एशिया से, जहां पे इजिप्ट आया, ट्रॉपिकल एशिया आया। इन्होंने बोला ये सारी वो जगह है जहां पे ओरिजिन हुई, जहां से उत्पत्ति हुई क्रॉप प्लांट्स की। ठीक है, डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ। अब आता है डायनामिक्स ऑफ प्लांट डोमेस्टिकेशन। ठीक, डोमेस्टिकेशन जो है ये एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो बदला काफी समय पे, काफी तरीके से बदला। अभी हमने जैसे देखा कि 3 स्टेज से बदला। सबसे पहले हमने देखा कि ये जंगली प्लांट थे, फिर इनको एक्सीडेंटली किसी न किसी तरीके से इनके सीड आके गिर गए इंसानों के घर के आगे, धीरे धीरे वहां ग्रो करने लगे। फिर इंसानों को ये भी समझ आई कि कब क्रॉप प्लांट्स को किस सीजन में कहाँ लगाना चाहिए। तो इस तरह से डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ। तो डोमेस्टिकेशन को हम कह सकते हैं भाई कि ये एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। ठीक है, ऑपरेटिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन। भाई ह्यूमंस के बिना ये डोमेस्टिकेशन संभव नहीं था। ठीक है, और ये काफी ज्यादा स्लो प्रोसेस है। यहाँ पे वाइल्ड स्टेट से लेकर डोमेस्टिकेशन प्लांट का जब शुरू हुआ तो ये शुरुआत कहाँ से हुआ? जंगली स्टेट से शुरू हुआ, जंगली प्लांट से शुरू हुआ, जंगली एरिया से शुरू हुआ। ठीक है, टू अ स्टेट ऑफ इंसिपिडेंट डोमेस्टिकेशन, और आया कहाँ तक? घरेलू तक आ गया, घर तक आ गया। ठीक है, तो डाइवर्स फॉर्म्स जो है दैट डिफर मोर एंड मोर फ्रॉम देयर प्रोजेनिटर्स डेवलप। अब यहाँ पे देखने को मिला कि जहां से उस प्लांट की ओरिजिन हो रही थी वहां से लेकर जब वो नया प्लांट अलग अलग जगह जाके अलग अलग बना तो वो अपने पूर्वजों से काफी अलग समझ में आया। तो इससे समझ आता है कि उस प्लांट में काफी बदलाव देखने को मिले होंगे। कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड हैज अ सिग्निफिकेंट रोल। जो भी यहाँ पे कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस है, कल्टीवेट करना यानी कि ग्रो कराना प्लांट्स को, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सिग्निफिकेंट रोल इन डोमेस्टिकेशन प्रोसेस। ठीक है, कल्टीवेटेड सीड्स प्रेजेंटिंग डिफरेंट एनवायरनमेंट फ्रॉम द वाइल्ड हैबिटेट। अच्छा, अब जो वाइल्ड हैबिटेट रही होगी, जो जंगली एरिया रहा होगा, वहां पे इन्वायरमेंटल कंडीशन थोड़ी अलग रही होगी। पता चल रहा है वो ऑलरेडी बहुत सारे प्लांट्स के घेरे में है, बहुत ज्यादा छांव मिल रही है, बहुत ज्यादा धूप मिल रही है। अब वो जब निकल कर आया डोमेस्टिकेशन में, जब वो इंसानों के घर के आसपास आया तो उसका इन्वायरमेंट बदला हुआ लगा। इसके वजह से ये देखने को मिला कि उनमें बदलाव भी आए। अब आप जैसे कि कभी गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि जो जंगली कॉलीफ्लावर या कैबेज होता था, फूल गोभी या पत्ता गोभी होता था, वो एकदम अलग दिखता था। और जो हम अपने आसपास जो फ्रूट वेजिटेबल्स जो हम खाते हैं, जो हम फूल गोभी पत्ता गोभी खाते हैं, वो बिल्कुल अलग दिखते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि वो एक अलग इन्वायरमेंट में था। ठीक है, और जब उसको ले आकर डोमेस्टिकेशन किया गया उस क्रॉप प्लांट का, तो उसको अलग ही इन्वायरमेंट मिला। अब उस इन्वायरमेंट के अंदर उसने अपने आप को ढाला, और जब उसने अपने आप को ढाला तो ये चीज देखने को मिली कि भाई उसका रूप बदला, उसका स्ट्रक्चर बदला। तो ये चेंजेस देखने को मिले। तो इसलिए आप देखेंगे कि जो वाइल्ड प्लांट है और जो डोमेस्टिकेटेड प्लांट है उनमें जमीन आसमान का अंतर होता है। ठीक है, तो इससे माना चल रहा है कि भाई हैबिटेट का अच्छा खासा असर पड़ता है। क्रॉस कंपैटिबिलिटी बिटवीन द कल्टीवेटेड एंड वाइल्ड लीड्स टू मोर पोटेंशियल वेरिएबिलिटी। अब यहाँ पे अगर हम लोग क्रॉस करा दे
यहाँ पर कल्टीवेटेड प्लांट को जो हमने आसपास लगाया है और जो वाइल्ड प्लांट है, तो इससे क्या होगा, और वेरिएशन और बदलाव आएगा उस प्लांट में। और ये एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है जहां पे बैरियर्स टू जीन फ्लो मेंटेन आइडेंटिटी ऑफ टू टाइप्स। अब मान लो कि यहाँ पर एक क्रॉप प्लांट है जो कि जंगली एरिया में है, ठीक है, ये एक वाइल्ड एरिया है, ठीक है, मान लेते हैं ये एक जंगल है, फॉरेस्ट है। वही मान लेते हैं यही क्रॉप प्लांट यहाँ से निकल कर आया, चाहे एक्सीडेंटली आया चाहे ह्यूमन लेकर आए, और फिर इसको लगा दिया इन्होंने अपने घर के बाहर, ठीक है, खुले फील्ड में। अब आप देख पा रहे होंगे कि इनका जो शेप और साइज है वो बदल रहा है। हमने लेकर इसी आया क्योंकि इनमें भी न्यूट्रिएंट्स था, इनमें भी था, इसीलिए हम लेकर आए। तो हम ये नहीं कहेंगे न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ गई, बट न्यूट्रिएंट्स वैसे ही थे, लेकिन स्ट्रक्चर शेप बहुत कुछ बदला, अंदर के कुछ केमिकल्स भी बदले। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये वाला और ये वाला प्लांट, ऐसा नहीं कि इसमें का हर एक प्लांट वाइल्ड से कल्टिवेटेड बन जाएगा, क्रॉप प्लांट बनेगा, ऐसा नहीं है। कुछ वाइल्ड भी रहेंगे, कुछ कल्टिवेटेड भी रहेंगे। इसके पीछे रीजन क्या है भाई, इन दोनों के बीच में अच्छा खासा एक बैरियर होगा जो कि इन दोनों को आपस में मिक्स होने से रोकेगा। तो अगर जीन फ्लो की बात करें, मतलब इसका जीन निकल कर यहाँ चला जाए तो उससे वेरिएशन आता है, लेकिन जो बैरियर्स हैं जो कि एक रुकावट पैदा करते हैं दोनों इन्वायरमेंट के बीच में, वो क्या करते हैं, आइडेंटिटी मेंटेन करते हैं। इसकी आइडेंटिटी अलग होगी एक वाइल्ड प्लांट की, और इसकी आइडेंटिटी जो है वो अलग होगी। तो ये चीज देखने को मिलेगी। लिमिटेड एक्सचेंज ऑफ जीन्स रिलीजेस वेरिएबिलिटी। तो जो लिमिटेड चेंज है वो क्या करता है, वेरिएबिलिटी को और ज्यादा रिलीज करने का काम करता है। वीड प्लांट्स विच आर कॉम्पिटिटिव, ऐसे वीड प्लांट जो जंगली प्लांट्स है जो कॉम्पिटिटिव होते हैं विद कल्टिवेटेड रेसेस, ठीक है, बट रिटेन सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द वाइल्ड रेसेस। अब जो वीट प्लांट्स है जो कि कॉम्पिटिटिव है, जो पूरी तरह से घास वाले प्लांट्स हैं, ये पूरी तरह से कल्टिवेटेड प्लांट्स के साथ में कंपटीशन तो करते हैं, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स में वाइल्ड रेसेस जो है यहाँ पर अलग पाए जाते हैं कल्टिवेटेड वाले से। तो ये डिफरेंसेस तो हमेशा रहेंगे, ठीक है। फैक्टर्स ऑपरेट इन द सिलेक्शन प्रोसेस ड्यूरिंग डोमेस्टिकेशन। अब जब हम डोमेस्टिकेशन की बात करते हैं, कोई क्रॉप प्लांट जब डोमेस्टिकेट हो रहा है तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं ऑपरेट करते हैं इन द सिलेक्शन। अब इस कौन सा फैक्टर होगा जिससे हम लोग सिलेक्ट करेंगे क्रॉप प्लांट्स को कि वो भाई डोमेस्टिकेट हो सकता है। सिलेक्शन ऑफ डिजायरेबल ट्रेट्स बाय द कल्टीवर वाइल सोइंग। अब जब उस प्लांट्स को हम लोग ग्रो करा रहे हैं, उसकी बीज को हम जब मिट्टी में लगा रहे हैं, तो हमने यहाँ ध्यान दिया कि भाई सिलेक्ट कैसा करना है, डिजायरेबल ट्रेट्स ही सिलेक्ट करना है। भाई ऐसे ट्रेट्स ही हमें चाहिए जो कि उसके अंदर अच्छे हैं, हमें जो अनडिजायरेबल ट्रेट है वो नहीं चाहिए। चेंज्ड माइक्रो एनवायरनमेंट थ्रू कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस। भाई हमने एनवायरनमेंट तो पूरा ही बदल दिया, वो था जंगली, लेकर आगे घर के बाहर, तो हमने क्या किया, पूरी तरह से माइक्रो एनवायरनमेंट बदल दिया, छोटा सा जो एनवायरनमेंट है उसको बदल दिया। हम ये नहीं कहेंगे कि धूप नहीं मिलेगी, हवा नहीं मिलेगा, ये सब तो रहेगा ही, छोटा एनवायरनमेंट चेंज होगा, जो आसपास की चीजें थी वो उसकी बदलेगी। तो इसीलिए लिखा है माइक्रो एनवायरनमेंट जो है वो थोड़ा सा बदलेगा यहाँ पे। डिफरेंशिएशन हाइब्रिडाइजेशन साइकिल्स। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हाइब्रिडाइज करते हैं, यानी कि जो क्रॉसिंग देखने को मिलती है, वो क्रॉप प्लांट पेयर से और मैन सिलेक्टेड वाले में अलग अलग देखने को मिलता है, ठीक है। सो द डायनेमिक्स ऑफ डोमेस्टिकेशन। तो ये जो हमें लुक देखने को मिल रहा है पूरा कि डोमेस्टिकेशन जो हो रहा है, इससे पूरी तरह से मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं। मॉर्फोलॉजिकल चेंज यानी कि बच्चों बाहरी स्ट्रक्चर का जो बदलाव आता है क्रॉप प्लांट्स में विदाउट सब्सटैंशियल चेंजेस इन द जेनेटिक बैकग्राउंड। भाई जीन नहीं बदलने वाला है, जीन नहीं बदलने वाला है, सबसे बदलेगा क्या, बाहरी रूप बदलेगा। मैंने अब फिर से कहा कि अगर हम एक पत्ता गोभी है, फूल गोभी, उसको हम एक जंगली पत्ता गोभी से उसको एक डोमेस्टिकेटेड पत्ता गोभी अगर बना रहे हैं, तो उससे उसका सिर्फ बाहर का हुलिया थोड़ा बहुत बदलेगा। हम ये नहीं कहेंगे कि वो जो पत्ता गोभी है या जो फूल गोभी है वो सफेद से अचानक से ब्लैक होने लगेगा, नहीं, उसका जो अंदर का जीन है वो वैसा ही है, उसका हमने जीन नहीं बदला है। तो जीन जब नहीं बदलेंगे तो अंदर की क्वालिटी वही रहेगी। कलर कैसा है, शेप कैसा है, शेप थोड़ा बहुत बदल सकते हैं, कलर कैसा है, अंदर कितना स्टोर्ड फूड है, कितना उसमें विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सब हम बदल नहीं सकते। हमने बदला क्या है, सिर्फ उसका बाहरी ढांचा बदला है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बदला लेकिन जेनेटिक बैकग्राउंड नहीं बदला, जीन्स जो थे वो एज इट इज रहे, ठीक है। लेकिन जो स्पेशिएशन है ये रेयरली ऑकर्स अंडर डोमेस्टिकेशन। स्पेशिएशन मतलब नई स्पीशीज का बनना। तो जब हम डोमेस्टिकेशन करते हैं ना, जब किसी प्लांट को हम घर पे लगाते हैं जंगली प्लांट से निकाल कर, उसको जंगली एरिया से निकाल कर, तो उनमें बहुत बदलाव देखने को नहीं मिलता है। एक बार जो चेंज आया, उससे हम कहें कि नई स्पीशीज बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो स्पेशिएशन नहीं होता है, ठीक है।
अंडर डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिकेशन के अंदर अगर देखा जाए तो मॉडिफिकेशन इंक्लूड्स अल्टीमेटली लीड टू द एंड प्रोडक्ट्स व्हिच आर जनरली रेडियली डिफरेंट इन अपीयरेंस फ्रॉम द वाइल्ड प्रोजेनिटर्स। तो हम बार बार वही बोल रहे हैं कि जो वाइल्ड प्रोजेनी है या जो वाइल्ड प्लांट्स है वो डोमेस्टिकेटेड प्लांट से काफी अलग होंगे, क्योंकि इनमें जो बदलाव आया है, चाहे वो बाहरी ढांचा का बदलाव हो, चाहे वो माइक्रो इन्वायरमेंट में चेंज होने से वजह से आया हो, किसी भी वजह से आया हो, लेकिन बदलाव तो रहेगा। दोनों प्लांट एक दूसरे से बहुत अलग देखने को मिलेंगे। आगे है पॉसिबल चेंजेस इन द प्लांट स्पीशीज ड्यू टू डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन के प्लांट में क्या क्या चेंजेस आएगा? शैटरिंग सीड डोरमेंसी, सीड जो है वो कुछ समय के लिए ना अपने रेस्टिंग पीरियड में रहता है, मतलब उस समय वो ऐसा नहीं है कि अगर जैसे कोई आपने हालांकि ये सब पढ़ लिया है सेकंड थर्ड सेमेस्टर में कि कोई भी क्रॉप प्लांट है, अब आप चाहेंगे कि उसका सीड एक समय आएगा कि वो अपनी बॉडी से सीड्स निकालेगा। वो सीड्स हवा की मदद से, पानी की मदद से, इंसेक्ट्स की मदद से, किसी भी मीडियम से वो और जगह पे पहुंचते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि सीड्स जैसे ही यहाँ इस प्लांट से निकले वो तुरंत सीड जर्मिनेट करके एक नया प्लांट बना ले। क्या ये ऐसा होता है? नहीं होता है। कुछ समय के लिए जो सीड है वो अपने रेस्टिंग पीरियड में चला जाता है, वो आराम करने चला जाता है, और उस रेस्टिंग पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? सीड डोरमेंसी कहते हैं। तो हम ये देखेंगे कि भाई जब यहाँ पे डोमेस्टिकेशन हुआ तो उसके वजह से जो सीड की डोरमेंसी है वो भी बिखर गई, शैटर हो गई, ठीक है। सीड वायबिलिटी, प्रोटेक्टिव कवरिंग्स, हमने ये भी देखा कि जो सीड है वो कब तक जर्मिनेट कर सकता है वो भी बढ़ गई। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो रिलीज होने के 30 डेज तक भी जर्मिनेट करने के कैपेबल रहते हैं, ठीक है। वायबल यानी कि ये सीड जब निकलेगा और सॉइल में वापस जाएगा तो वापस से एक नया प्लांट कब तक बनेगा, तो वायबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए ना। अब हम बोले कोई सीड है जो कि 2 घंटे का वायबिलिटी पीरियड है, मतलब वो 2 घंटे के अंदर अगर उसको मिट्टी, पानी, न्यूट्रिएंट्स मिले तो वो जर्मिनेट करेगा, लेकिन अगर वो 2 घंटे बाद उसको मिला, 3 घंटे बाद मिला, तो वो सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। तो ये तो सही चीज नहीं है। तो सीड्स में जो वायबिलिटी है वो ज्यादा होनी चाहिए, और साथ ही साथ इनमें क्या होनी चाहिए? प्रोटेक्टिव कवरिंग्स, सीड कोट जिसे हम कहते हैं। ये सब आपने पढ़ा होगा सेकेंड थर्ड में, है ना, थर्ड सेमेस्टर में। सेकेंड थर्ड क्लास नहीं बोल रही हूँ, सेकेंड थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा होगा, तो ये चीजें आपने देखी होंगी। तो ये ऐसा है। फिर स्टर्डीनेस, जो बहुत ज्यादा कठोरपन इनमें आ जाता है। ऑटो और फोटो पीरियोडिक रिस्पॉन्सेस, मतलब ये जो धूप की रोशनी है वो कितने देर के लिए मिल रही है, वो कैसे इनको रिस्पॉन्स देती है, यानी उस रिस्पॉन्स में ये किस तरह से ग्रो करते हैं, कब ये फूल फ्लावरिंग इनमें होगी, फ्रूटिंग होगी, ये सब डिसाइड किससे होती है? फोटो पीरियड से, यानी कितने धूप की रोशनी इनको कितने समय के लिए मिल रही है, ठीक है। तो ये सारे बदलाव थे, चेंजेस थे जो प्लांट स्पीशीज में आए जब वो वाइल्ड प्लांट से डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स बने। समझ रहे हैं बात को? तो उनके अंदर सीड डोरमेंसी जो थी वो बिखरी, वो चेंज हुई, साथ ही साथ में उनकी वायबिलिटी बदली, साथ ही साथ जो उनके ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग है वो आना शुरू हो गया, सीड कोट बनना शुरू हुआ, कठोरपन ज्यादा आया, स्टर्डीनेस आया, और फोटो पीरियड रिस्पॉन्सेज भी बदले, ठीक है। तो बच्चों ये इतने चेंजेस हैं जो इनमें देखने को मिल रहे थे। अब आता है आखिरी एक्सपेरिमेंट इधर का, वाविलोव एक्सपेडिशन राउट, ठीक है, कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जब हम डोमेस्टिकेशन कर रहे हैं तो हमें यहाँ जरूरी है कि जो भी प्लांट्स है हम उसके सैंपल्स को अपने पास रखें। तो प्लांट्स के जो छोटे सैंपल्स हम अपने पास रखते हैं ना बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं जर्म प्लाज्म, ठीक है। बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर यहाँ पे कलेक्शंस ऑफ ऑल द यूनियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ प्लांट इंडस्ट्री मेंबर्ड, यहाँ पे देखा गया कि ओवर 36,000 एक्सेशन ऑफ व्हीट स्टोर किए गए। जर्म प्लाज्म समझ जाओ, स्टोरेज ऑफ प्लांट स्पीशीज, जो प्लांट की स्पीशीज को हम स्टोर करते हैं उसको हम लोग कहते हैं भाई हमने उसका सैंपल कलेक्ट करके रखा, उसका सैंपल को हम जर्म प्लाज्म कहते हैं। अब इसमें देखा गया कि 36,000 एक्सेशंस जो थे, यानी नए कलेक्ट जो वीट के नए जनरेशन आए उसको स्टोर किया गया। 10,000 करीब करीब मेज का स्टोर किया गया, 23,000 लेग्यूम्स के यानी कि जो पल्सेस होते हैं उनके स्टोर किए गए, 18,000 वेजिटेबल के जर्म प्लाज्म स्टोर किए गए, 12,000 फ्रूट और स्मॉल फ्रूट क्रॉप्स के स्टोर किए गए, और करीब करीब 23,000 फॉरेजेस की यहाँ पे स्टोर किए गए। तो ये स्टोरेज भी देखने को मिला, जर्म प्लाज्म कलेक्शन। टोटल जो एक्सेशन है ये करीब 2 लाख तक पहुंच गया, हाँ, इन द टाइम्स ऑफ एनआई वाविलोव,
ठीक है। ऑल दिस रिच डाइवर्सिटी वॉज थॉरली स्टडीड एट एक्सपेरिमेंटल स्टेशंस इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल जोन्स ऑफ कंट्री। अब ये जितने जर्म प्लास्ट को एक साथ कलेक्ट किया गया, इसको अलग अलग साइंटिस्ट ने पूरे अलग अलग कंट्री के अलग अलग एरियाज में अच्छे से स्टडी किया और उसको समझा। इससे इनको प्लांट के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिली, चाहे उसका केमिकल नेचर हो, बाहरी स्ट्रक्चर हो, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर हो, या उसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हो, यानी अंदर के सेल और टिश्यू कैसे होते हैं, ये सब हो, ये सब इन्होंने ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से कुछ हुआ डोमेस्टिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। आई होप बच्चों आपको ये जो टॉपिक है पूरा डोमेस्टिकेशन का, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्लांट्स जो है वो एक वाइल्ड प्लांट से कल्टीवेटेड प्लांट कैसे बना, क्या क्या वो स्टेप्स थे, उस बीच में अलग अलग साइंटिस्ट ने किस तरह से अलग अलग अपनी स्टेटमेंट्स दी, अपनी थ्योरी दी, इस बात को बताया कि कल्टीवेटेड प्लांट्स कैसे बनाए गए, उनको वाइल्ड प्लांट से कल्टीवेटेड प्लांट में, डोमेस्टिकेटेड प्लांट में कैसे बदला गया, कैसे उनको कन्वर्ट किया गया। ठीक है, आइए आखिरी टॉपिक की एक और बात करेंगे। डोमेस्टिकेशन की बात हो गई, अब बात करते हैं सेंटर ऑफ ओरिजिन। सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या होता है भाई? सेंटर यानी कि एकदम मिडिल पोर्शन, है ना। तो एक कोई सेंटर होता है, एक कोई वो जगह होती है जहां से किसी चीज की उत्पत्ति होती है, ओरिजिन होती है। और यहाँ पे हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं भाई? प्लांट्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। प्लांट्स की ओरिजिन कैसे हुई? तो सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या था? तो प्लांट का डोमेस्टिकेशन जो था वो बड़ा रैंडम सा नहीं था, स्पेसिफिक रीजंस जो थे वो उसको माना गया कि यहाँ डोमेस्टिकेशन होगा, यही प्लांट्स को लगाया जाएगा, ग्रो कराया जाएगा, और माना गया कि यही सेंटर ऑफ ओरिजिन बना, यही वो जगह बना जहां से प्लांट्स की ओरिजिन शुरू हुई, डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स की ओरिजिन शुरू हुई। प्रेजेंस ऑफ वाइल्ड रिलेटिव इज द बेसिस फॉर सेंटर ऑफ ओरिजिन। अब सपोज करो हमारे पास था जंगली पत्ता गोभी और फूल गोभी, हमने क्या किया, उसको लाया, उसको कल्टीवेट किया और उससे न्यूट्रिशियस वेल रेगुलर वेल शेप्ड वाले जो कॉलीफ्लावर कैबेज थे उसको ग्रो कराया। अब ऐसे में जो ओरिजिन है वो कौन बनेगा? जहां पे आपने डोमेस्टिकेशन किया है? नहीं, जहां से हमने उसको उठाकर लाया है, यानी कि जो उसका वाइल्ड टाइप था, जो उसका जंगली पार्ट था, जो उसका जंगली टाइप था, वो उसका सेंटर ऑफ ओरिजिन बनेगा, क्योंकि वहां से उसकी उत्पत्ति हुई है। तो सेंटर ऑफ ओरिजिन जो है ये वाइल्ड रिलेटिव को माना जाता है। दे आर द रीजन वेयर वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ द प्लांट शोज मैक्सिमम अडेप्टिवनेस। ठीक है, और ये रीजन है कि वाइल्ड रिलेटिव्स जो थे प्लांट्स के, वो सबसे ज्यादा अपने आप को वही ढाल पाते थे, क्योंकि वो उस जगह पे ओरिजिनली वही पाए जाते थे। ठीक है, तो ये चीज देखने को मिली थी। प्राइमरी सेंटर्स ऑफ ओरिजिन किसको माना गया? कौन सी वो जगह मानी गई जहां से माना गया कि प्लांट्स की ओरिजिन यहीं से हुई है? तो जितने भी कल्टीवेटेड स्पीशीज थे ऑफ द वर्ल्ड हैव देयर ओरिजिन, जितने भी कल्टीवेटेड स्पीशीज है वर्ल्ड में, इन सभी की ओरिजिन है इन द प्राइमरी सेंटर्स ऑफ ओरिजिन। उनका प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑब्वियसली उनका वाइल्ड वाला एनवायरनमेंट बनेगा, जहां से वो सबसे पहली बार बने, वहीं पर वो उगे, एंड लेटर दे स्प्रेड टू डिफरेंट प्लेसेस ऑफ कल्टीवेशन। और जब भाई अलग अलग जगह ले जाया गया तो इनको कल्टीवेट किया गया, इनको ग्रो कराया गया, इनको हार्वेस्ट किया गया, उस जगह पे कंज्यूम किया गया। ठीक है, तो मेन फीचर्स क्या है? द नंबर ऑफ वाइल्ड स्पीशीज प्रेजेंट। ठीक है, तो मेन फीचर्स क्या है कि ये माना जाए कि भाई सेंटर ऑफ ओरिजिन सबसे प्राइमरी, प्राइमरी यानी सबसे बेसिक, सबसे पहला लेवल जो है ओरिजिन का प्लांट को किसको माना गया? वहां पे माना गया जहां पे सबसे ज्यादा वाइल्ड स्पीशीज पाए जा रहे थे, डाइवर्सिटी वाइल्ड स्पीशीज की जहां सबसे ज्यादा थी, डाइवर्सिटी यानी वेराइटी। ठीक है, नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीशीज जहां पे ज्यादा थे, एंडेमिक स्पीशीज मतलब वो प्लांट या वो एनिमल जो ओरिजिनली उस जगह पे पाए जाते हैं, तो एंडेमिक स्पीशीज वहां ज्यादा थे। और सोर्सेस ऑफ डोमिनेंट जीन, जो सोर्स था डोमिनेंट जीन का वो कैसा था। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स थे जिससे पता चला कि प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन प्लांट्स के रिस्पेक्ट में क्या है। तो इस तरह का कुछ इवोल्यूशन चला, स्टेप्स बाय स्टेप चला। क्या था? सबसे पहले ये वाइल्ड प्लांट्स थे, फिर धीरे धीरे इनमें देखने को मिला कि ये वीड्स बनते गए, और फिर इनको जब कल्टीवेट किया गया तो ये क्रॉप प्लांट्स बन गए। तो इस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप अब इनके अंदर परिवर्तन आया, इनके अंदर इवोल्यूशन आया। भाई इवोल्यूशन को डार्विन के लैंग्वेज में समझेंगे। डार्विन कहते हैं कि जो इवोल्यूशन है वो एक बहुत समय पर आया हुआ बदलाव है किसी भी प्लांट या एनिमल में, 1-2 साल नहीं, 3 साल नहीं, हजारों साल बाद। ठीक है, और इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है वेरिएशन और नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों इवोल्यूशन देखने को मिला। अच्छा, अब ये जो इवोल्यूशन है इसके पीछे कई हद तक बहुत सारे साइंटिस्ट ने बोला कि भाई ये यूवी रेडिएशन की वजह से हो रहा है। यूवी रेडिएशन,
क्यों भाई बोला इसको, इसको क्यों माना? क्योंकि कहीं ना कहीं जो इवोल्यूशन है वो यूवी रेडिएशन की वजह से है। अब यूवी रेडिएशन हम सब जानते हैं हार्मफुल रेज हैं जो कि सूर्य की किरणों से निकलते हैं। अब ये जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होते हैं ये एक्चुअली करते क्या है, कैसे ये बदलाव लाते हैं? तो बच्चों ये करते क्या है ना, ये सेल के अंदर जाते हैं, इनकी रेज जो है वो सेल तक पहुंचती है, प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, कोई भी सेल है, सेल के अंदर जाती है और ये न्यूक्लियस में जाती है। अब हम सब जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर बच्चों क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, इस रेडिएशन की वजह से इनका जो नाइट्रोजन बेस है, एडेनिन थाइमिन आपने पढ़ा होगा, डीएनए इन सारे बेसिस से मिलकर बनता है। अगर नहीं भी जानते तो जानते रहिए, अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जिससे मिलकर एक डीएनए तैयार होता है। वो जो उनका जो पोजीशन है वो इस यूवी रेडिएशन की वजह से बदल जाता है, और जब ये बदल जाएगा तो उसके वजह से क्या होगा, पूरा जो इससे आरएनए बन रहा है या इससे जो प्रोटीन बन रहा है सेल के अंदर वो बदल जाता है। क्यों? क्योंकि डीएनए से ही आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। आपने सभी ने जूलॉजी में पढ़ा होगा ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, तो आपको पता होगा कि ये डीएनए की वजह से ही होता है। तो जब प्रोटीन ही गलत बनेगा या अलग तरह का बनने लगेगा तो इससे पूरा सेल ही बदल जाएगा, इससे पूरा ऑर्गेनिज्म का रूप ही बदल जाएगा। तो कहीं ना कहीं माना गया कि यूवी रेडिएशन एक तरह के म्यूटाजेंट्स है, यानी ऐसे एजेंट्स हैं जिनके वजह से वेरिएशन आता है, जिसके वजह से इवोल्यूशन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है प्रोसीजर अडॉप्टेड फॉर डिटरमाइनिंग द सेंटर ऑफ ओरिजिन। क्या वो प्रोसेस अपनाया गया जिससे ये पता लगा जा सके कि सेंटर ऑफ ओरिजिन किसी क्रॉप प्लांट का क्या है? पहला स्टेप, differentiating plants into specific and intraspecific taxon on morphological and genetic basis। तो सबसे पहले हमने प्लांट्स को बांट दिया किस किस बेसिस पे? पहला था हमारा मॉर्फोलॉजिकल बेसिस यानी कि बाहरी ढांचे के स्ट्रक्चर के बेसिस पे, और दूसरा था जेनेटिक बेसिस यानी कि उनके जीन के बेसिस पे, उनके अंदर जीन कैसा है, क्रोमोसोम कितना है। पता चल रहा है कोई प्लांट है जिसके अंदर क्रोमोसोम 12 है, किसी के अंदर क्रोमोसोम 16 है, तो 12 वाले को अलग ग्रुप में रख दिया, 16 वाले को अलग ग्रुप में रख दिया। मॉर्फोलॉजी पे भी बांट लिया, मान लिया किसी कोई एक प्लांट है जिसमें लीव्स जो है वो एक नोड से एक ही लीफ निकल रही है। आप सभी ने पढ़ा है ना अल्टरनेट मैनर में लीफ का निकलना, एक ही नोड से दो लीफ का निकलना। तो ये मॉर्फोलॉजी हो गई कि बाहरी ढांचे के बेसिस पे भी हमने प्लांट को अलग कर दिया, इसको अलग ग्रुप में कर दिया, इस वाले प्लांट को अलग ग्रुप में रख दिया। पता चल रहा है इसी के साथ प्लांट सी भी है जिसका ये वाली प्रॉपर्टी है, तो हमने देख लिया इस वाले प्लांट को और इस वाले प्लांट को हमने एक ग्रुप में कर दिया, ये मिडिल में जो ये प्लांट है इसको हमने अलग ग्रुप में कर दिया। ठीक है, डिटरमाइनिंग द एरियाज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम ये भी देखेंगे कि जो प्लांट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कौन कितना प्लांट जो है वो कितने एरिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, स्टैब्लिशिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। साथ ही साथ हम यहाँ पे देखें कि जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है, जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी कोई जीन्स जो है, कोई प्लांट जो है वो कितने ज्यादा अमाउंट में, कितनी ज्यादा संख्या में किसी एक जगह पर है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी पता करना और ज्योग्राफिकल सेंटर देखना वेर इट इज एट द मैक्सिमम। अब जैसे अगर हमें पता करना है कि कोई प्लांट जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ है, तो हम सबसे पहले काउंट करेंगे ये वाला प्लांट सबसे ज्यादा किस एरिया में पाया जाता है, तो हम ये मानेंगे कि भाई कहीं ना कहीं उसकी ओरिजिन वहीं से हुई होगी। ठीक है, अब जैसे एक प्लांट है जिंको बाइलोबा, तो ये माना जाता है कि ये प्लांट एक समय पे एक्सटिंक्ट हो गया, लुप्त हो गया, फिर वापस से चाइनीज लोगों ने इसे बनाया। ठीक है, तो इसको लिविंग फॉसिल भी बोला जाता है। तो ये जो प्लांट है इसको ओरिजिन कहाँ का माना जाएगा? चाइना का ही माना जाएगा, क्योंकि उसी ने क्या किया, उस कंट्री ने क्या किया, इस प्लांट की ओरिजिन वापस से करेंगे, है ना। तो बिल्कुल इसी तरह हम ये देखते हैं कि कौन सा प्लांट कितने नंबर में कहाँ पर है, इसे पता चलता है सेंटर ऑफ ओरिजिन के बारे में। कोरिलेटिंग द अबव डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, डाइवर्सिटी कितनी है और एरिया कितना है, ये सब एरिया को जब हम कलेक्ट करते हैं तो इससे हमें सेंटर ऑफ ओरिजिन किसी भी क्रॉप प्लांट का पता चलता है। द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द सेंटर ऑफ ओरिजिन। अब क्या वो क्राइटेरिया बनाया गया, क्या वो स्टेटमेंट्स दिए गए जिससे पता चले कि भाई यही सेंटर ऑफ ओरिजिन है एक्चुअली लास्ट में। तो कंपेयरिंग सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ ग्रुप ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स विद सर्टेन स्पेशलाइज्ड पैरासाइट्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, कंपेयर किया सेंटर ऑफ ओरिजिन को ऑफ ग्रुप ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट। किसको किसको कंपेयर किया? एक कल्टिवेटेड प्लांट को विद स्पेशलाइज्ड पैरासाइट। तो इनके पास जो कल्टीवेटेड प्लांट्स थे इसको हमने क्या किया, इसको हमने कंपेयर किया कि इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन जो है वो कहाँ कहाँ पर है, और इसको कंपेयर करके पता किया कि सबसे ज्यादा अमाउंट में कहाँ है, वही इसकी सेंटर ऑफ ओरिजिन होगी। अब उसके अलावा हमने क्या किया, सीक लिंकेजेस एविडेंसेस फ्रॉम आर्चियोलॉजी।
लिंग्विस्टिक्स एंड हिस्ट्री। हमने साथ ही साथ ये भी देखा कि वो जो पर्टिकुलर प्लांट है उसकी हिस्ट्री क्या है, उससे वो कौन से ऐसे प्लांट होंगे जिससे वो बना होगा, वो प्लांट किस जगह पर पाए जाते होंगे, ये सारी चीजें। और आगे के स्टेज में प्रेजेंस ऑफ वाइल्ड रिलेटिव्स वाज कंसीडर्ड एन एसेंशियलिटी, मतलब घूम फिर कर ये लोग कहाँ पे आ रहे हैं, वाइल्ड स्पीशीज पे आ रहे हैं, ऐसे प्लांट्स पर आ रहे हैं जो कि पूरी तरह से जंगली थे, जंगल में पाए जाते थे। इन्होंने फाइनली उसी को देखा और ये पाया कि भाई जहाँ पे इसके वाइल्ड रिलेटिव्स हैं इस कल्टीवेटेड प्लांट के, वहीं से उसकी ओरिजिन हुई होगी, वही उसका प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन कहलाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के सेंटर ऑफ ओरिजिन बच्चों इस तरह से निकाला गया। प्राइमरी सेंटर्स ऑफ ओरिजिन किसे किसे माना गया, सेंटर कॉम्प्राइजेस ऑफ स्मॉल पोर्शन, इतने एरिया पूरे अर्थ का, ठीक है, 2 to 3% पूरे लैंड एरिया अर्थ का, 2 to 3% बहुत होता है पूरे अर्थ सरफेस का, ठीक है। तो ये सेंटर्स में ज्यादातर ऐसे एरियाज आते हैं। दीज स्मॉल पोर्शंस आर आइसोलेटेड बाय डेजर्ट्स और माउंटेन एरियाज। अब ये ज्यादातर ये जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है ये कहाँ से थे, ये डेजर्ट्स थे, या तो पूरी तरह से रेत थे, और या तो ये पूरी तरह से माउंटेन्स थे, पहाड़ी इलाके थे, ठीक है। अर्ली डोमेस्टिकेशन जो हुआ वाइल्ड या वीडी एनिमल प्लांट्स का, वो एंड इट्स रिलेटेड फॉर्म्स आर प्रेजेंट इन दीज सेंटर्स। तो ये माना जाता है कि जो जंगली प्लांट्स थे, इन कल्टीवेटेड प्लांट्स के, या जो इनके घास थे, इनके वीड्स थे, वो ज्यादातर ऐसे ही एरिया में पाए गए। तो इनको माना गया कि ये प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन है क्रॉप प्लांट्स के लिए, ठीक है बच्चों। तो आई होप बच्चों आज की जो ये क्लास थी इसमें आपको डोमेस्टिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, साथ ही साथ सेंटर ऑफ ओरिजिन जो होती है क्रॉप प्लांट्स की, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, काफी हेल्प मिलेगी आपको हमारे इस चैनल से। अब बच्चों बात कर लेते हैं हमारे बैच की। तो बच्चों हमारा नवोद्भव बैच यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है, जिसके कुछ फ्री वीडियोज आपको यूट्यूब पर भी हमारे थ्रू मिल रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारे इस कोर्स को ज्वाइन करने में तो बिल्कुल ज्वाइन करिए। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेगी हमारे चैनल पर, चैनल के थ्रू हमारा यहाँ पर ऐप चलता है डीएनएस एजुकेयर ऐप। इस ऐप के अंदर हमारी सारी क्लासेस जो है ये लाइव रन कराई जाती है सारे पेड बच्चों के लिए, और साथ में लाइव डाउट क्लासेस रन कराए जाते हैं। हैंड रिटन आपको नोट्स मिलता है, ये जो पीडीएफ्स आपको अभी दिख रहे हैं ये पीडीएफ्स भी आपको मिल जाएंगे फ्री में। बस आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल से यहाँ पे जुड़ जाना है जो कि डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसके लिंक को टैप कर सकते हैं, वहां से आप हमारे इस टेलीग्राम ऐप से चैनल से जुड़ जाएंगे। वहां पे आपको टाइम टू टाइम जो भी फ्री पीडीएफ्स है वो अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। आगे आते हैं और बात करते हैं हमारे कोर्स के नवोद्भव बैच के फीचर्स की, जो कि सेकंड और फोर्थ दोनों सेमेस्टर के बच्चों के लिए रन कराया जाता है। चाहे आप बीएससी बायोलॉजी के हैं, ऑब्वियसली आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे, साथ में अगर आपका कोई फ्रेंड है या आपके सिबलिंग्स है जो बीएससी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर या बीकॉम की, तो आप हमारे नवोद्भव बैच के साथ जरूर जुड़िए। बीते कई सालों से हम ये जो कोर्सेस हैं ये रन करा रहे हैं और इसमें बच्चे बहुत बेहतरीन परफॉर्म करते हैं। रीजन क्या है इसके पीछे, टाइम टू टाइम हम टाइम के अंदर ही हमारे सारे कोर्स को हम कंप्लीट करते हैं, रिवीजन हम कराते हैं, साथ ही साथ वन शॉट वीडियोस देते हैं। वन शॉट वीडियोस का मतलब क्या है, हर यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं जो यूट्यूब पर आपके लिए रन कराए जाते हैं। साथ ही साथ उससे पहले लेक्चर वीडियोस आपको मिल जाते हैं, जिससे बहुत बेहतर तरीके से आपके सेमेस्टर एग्जाम्स की तैयारी हो जाती है। हैंडरिटन नोट्स के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको कराए जाते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन पेपर्स नहीं मिल पाते, तो डीएनएस जो है ये फैसिलिटी आपको देता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड कराता है, वन शॉट रिवीजन कराएगा आपको, और साथ ही साथ मेंटरशिप प्रोग्राम, जो भी मेंटर्स आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको तब तक आपको सपोर्ट करेंगे, तब तक आपको गाइड करेंगे जब तक आपके सेमेस्टर एग्जाम्स नहीं हो जाते। अब इस पूरे कोर्स के ड्यूरेशन की बात करें तो 3 महीने के अंदर हम पूरे कोर्स को अपने कंप्लीट कराते हैं, और ये जो पूरा कोर्स है बच्चों ये सिर्फ और सिर्फ 1499 में है। आप जल्द से जल्द एनरोल कर सकते हैं, और साथ ही साथ एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, अगर आप DNS 10 कूपन कोड यहाँ पर अप्लाई करते हैं, जब आप इस कोर्स को परचेज कर रहे हैं तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। डाउनलोड यहाँ पे डीएनएस एजुकेयर आप जरूर करिएगा। इस ऐप पर भी बच्चों आपको हमारे इस पूरे क्लास का जो फ्री पीडीएफ है ये मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको हमारे इस कोर्स से जुड़ने के लिए बाकी और कोई भी जानकारी चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पे कॉन्टैक्ट करके आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो बच्चों आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहा हो, 4th सेमेस्टर के सारे बच्चों के लिए। और बच्चों आप फटाफट से इन वीडियोस को जरूर शेयर करिएगा अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो आप सभी के साथ इस बार 4th सेमेस्टर के एग्जाम्स देने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। अभी के लिए इतना ही रहेगा, थैंक यू।